कई बार ऐसा भी हुआ कि लोगों ने मोहम्मद रफ़ी साहब को मशवरा दिया कि स्कूल टीचर या प्रोफेसर के पास ट्यूशन रख लें और पढ़ लिख लिया करें। पहुँच दिया करते और कहते थे कि अब उनके स्कूल जाने के दिन नहीं। मोहम्मद सिद्दीक रफ़ी जब कभी इनके पास इंडिया जाते तो यार दोस्त उनके सामने भी कह देते, आपने तो 4 जमातें भी नहीं पढ़ी, रफ़ी साहब भी पढ़ लेते तो क्या होता है। इस पर मोहम्मद सिद्दीक रफ़ी ने ऐसा नुक्ता समझाते कि दोस्त है वाह वाह करते रह जाते। वो ज़माना अब दूर नहीं रहा जब रफ़ी भाई पर हिंदुस्तानी PhD किया करेंगे। सच कहा, वाकई जैसा कलाकार पर लिखी किताबें लोग पढ़ा करेंगे ने स्कूल कॉलेज जाने की क्या ज़रूरत है। मोहम्मद रफ़ी ने ज़िंदगी भर कभी तालीम की कमी को अपना रोग नहीं बनाया। वो अपने दौर के इंतहाई पढ़े लिखे और पॉपुलर अदाकारों के लिए गीत गाते, जैसा कि दिलीप कुमार, राज कपूर, अमिताभ बच्चन, राजेंद्र कुमार, ऐसे तमाम अदाकार अंग्रेजी में बातचीत किया करते थे। लेकिन मोहम्मद रफ़ी को इस पर कोई एहसास कमतरी नहीं थी कि वो ढेर पंजाबी बोलते हैं या उर्दू बोल लेते हैं। अंग्रेजी से ज़्यादा आशनाई नहीं थी, लेकिन इसको आप क्या कहेंगे कि उन्होंने बगैर किसी ट्विटर के अंग्रेजी के गीत भी गाए। ऐसा गाया कि इनका तलफ़ुज़ कोई अंग्रेजी दान भी अदा नहीं करता होगा। हिंदुस्तान भर के ज़बानों में ऐसा गाया जिससे वो उनकी मादरी ज़ुबानें हों। कुदरत ने जो सलाहियतें खूबी उनको दी थी, इसमें उनका कोई हमसर नहीं था, इसलिए वो अपनी काम इल्मी की वजह से नदामत नहीं होते थे। अपने अरूज के ज़माने में एक बार वो गुलकार महेंद्र कपूर को अपने साथ एक तकरीब में ले गए। इस ज़माने में महेंद्र कपूर भी स्टूडेंट थे और रफ़ी साहब इनका इनसे बड़ा याराना था। महेंद्र कपूर ने प्यार अदा से भाईजान कहा करते थे। तकरीब के अख्ताम पर मोहम्मद रफ़ी को उनके मदार नौजवान लड़के लड़कियों ने घेर लिया और ऑटोग्राफ का मुतालबा किया। मोहम्मद रफ़ी ने मासूमाना अंदाज में महेंद्रा की तरफ देखा, बजाय पूछा की कहते ने। महेंद्रा कपूर भी खालस मुतसरिया थे। उन्होंने समझाया, भाईजान ताड़े दस्तक मांगते ने। महेंद्रा ने ऑटोग्राफ के बारे में बताया तो मोहम्मद रफ़ी ने कहा, अच्छा फिर तो आप कर दे दस्तक और लिख दे जो कुछ लिखना ही। महेंद्र कपूर का इल्म था कि जैसे गायकी में देवता मानती है, वो खुद दस्तखत करने में भी शर्माते जाते हैं। कई बार तो अंगूठा लगाकर अपना काम कर लेते थे, लेकिन वो ज़माना बीत गया था। दस्तखत करना उन्होंने सीख लिया था, क्योंकि फिल्मों में अक्सर इन्हें मुआहदों पर दस्तखत करने पड़ते थे। आमतौर पर इनके साथ हमीद भैया हुआ करते थे, जो इनके हमदम तरीना थे और लाहौर के ग्रेजुएट थे। इस दिन महिंद्रा ने तालिब इल्म की नोटबुक पर सादा लफ्ज़ों में मोहम्मद रफ़ी लिख दिया था और 25 से पर खुश थे। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, जैसे मकबूल तरीन गानों से शोहरत पाने वाले महेंद्रा कपूर भी मोहम्मद रफ़ी की छाप थी। वो भी दिल और ज्ञान से गाते थे और मोहम्मद रफ़ी को अपना उस्ताद मानते थे। इसकी एक वजह शायद ये हो कि वो इसका जिक्र भी क्या करते थे कि मोहम्मद रफ़ी ने इन्हें 3 बातों की नसीहत की थी, जिस पर उन्होंने अमल किया और उनके सुरों को जीवन मिल गया था। मोहम्मद रफ़ी ने महेंद्रा कपूर से कहा था, देखो अगर तुम गुलकार बनना चाहते हो तो 3 बातों का ध्यान रखना। कभी किसी के सामने नज़र ना उठाना, नज़रें झुका कर ही रखना, किसी से झगड़ा ना करना और किसी को अपना मकसद ना बताना, कभी किरदार का सौदा ना करना, जितना मर्जी कोई लालच देवे लालच में ना आना। एक महेंद्रा कपूर ही क्या जिसने मोहम्मद रफ़ी की 3 बातों पर अमल किया, वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया। मोहम्मद रफ़ी की अपनी ज़िंदगी 3 सुनहरी सुरों पर कायम थी। जब वो लाहौर से बम्बई के बिल्डिंग बाजार में हिजरत करके पहुंचे थे तो पहले दिन से उन्होंने अपनी तीनों बातों से दूसरों के दिलों में जगह बना ली थी। गौर किया जाए तो ये तीनों हिकमत के मोती हैं, जिन्हें दुनिया कंकालती रहती है, लेकिन किसी किसी के हाथ लगते हैं। कामयाबियों की मंजिल तक पहुंचने वाले खुद मुख्तियार अपनी जिंदगी खुद बनाने वालों के लिए तीनों मोती मंजिल की रोशनी बन जाते हैं। जाहिर है जो बंदा किसी के सामने नजर उठाकर किसी से खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश नहीं करेगा तो लोग उसकी ताबेदारी को पसंद करेंगे। ना वो किसी से लड़ेगा तो ऐसा सुलह किसे पसंद नहीं होगा। जो अपने किरदार में भी सच्चा होगा, मुखलिस साबित होगा, ऐसे बासलाहियत बंदे को हर कोई पसंद करता है, जिससे किसी को कोई खतरा नहीं होता। रास्ता खुद ब खुद कुशादा हो जाता है। इसकी निस्बत लड़ने झगड़ने वाले, अपनी मैं दिखाकर दूसरों पर रोब जमाने वाले, रंगबाजी से मंजिल का रास्ता खोजने वाले जल्द अपना एतबार खो देते हैं। मोहम्मद रफ़ी ने इन तीनों मोतियों को अपने मन में सींच कर रखा था, इसलिए इनमें आज़ी और दूसरों के लिए एहतराम पैदा होता था। एक दफ़ा माह रमज़ान में लता जी के साथ इनके गानों की रिहर्सल हो रही थी। जब 3 बार टेक हो चुकी तो म्यूजिक डायरेक्टर को एक टेक पसंद आ गई, उसने ओके कर दिया। गर्मी शदीद थी, रफ़ी साहब रोजे में थे। लता जी ने देखा कि रफ़ी जी टेक करा के जाने लगे हैं तो उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर को हल्के से इशारा किया, एक और टेक कर लें। इन्हें शुबा था कि जो टेक ओके हुई है इसमें इनका हिस्सा ठीक नहीं रहा, या फिर इनके मोहम्मद रफ़ी से पेशावराना चश्मकश का बहाना था। म्यूजिक डायरेक्टर ने फौरन फिर से टेक करने का बोल दिया। मोहम्मद रफ़ी इस दौरान लता जी के इशारे को देख चुके थे। इन्हें समझ आ गई थी कि उनके साथ शरारत होने लगी है। वो बरक उठे, सामान उठाया और बाहर चल दिया और कहा, मैं टेक नहीं कराऊंगा। इत्तेफाक कही है कि ये गाना जिस अदाकार पर फरमाया जाना था वो खुद मोहम्मद रफ़ी साहब का बेहद ताबेदार था। इसका नाम गुलशन बावरा था। गुलशन बावरा ने बाद में हिंदुस्तानी फिल्मों में गीत नगार के तौर पर धूम मचा दी थी और 250 यादगार गाने गाए। वो मोहम्मद रफ़ी के पास गए थे, बोले, रफ़ी साहब मैं समझ सकता हूँ आप रोजे से हैं, आपसे ज्यादती होने जा रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं गाना किस पर फरमाया जाएगा? रफ़ी साहब गुस्से में थे। होगा भाई दिलीप कुमार या किसी और पर, नहीं आप किस खातर पर फरमाया जाएगा? गुलशन बावरा ने अर्ज किया तो मोहम्मद रफ़ी का गुस्सा अचानक बुलबुला बनकर उठ गया। अरे तूने पहले क्यों नहीं बताया गाना तेरे पर होगा?
ये कहते ही इन्होंने अपने लोगों से कहा चलो चलो अंदर चलो, हम फिर टेक करेंगे। मोहम्मद रफ़ी ने इस दिन वही गाना गाने के लिए इसके मिजाज को समझा और रात के समय में गाना फिल्माने की नेचर को सामने रखकर मज़ीद 3-4 टेक में गाना ओके करवा दिया। ये मोहम्मद रफ़ी का बड़ापन था जो बचपन में इनकी आदत और मिजाज का खालिद हिस्सा थी, जिसने सारी उम्र इन्हें मोहब्बत और सादगी के साथ बसर करने की तलकीन की।